डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, ठीक है। उसमें हमने 4 तत्व पढ़ लिए थे, निर्धारित करने वाले तत्व। तो उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था वस्तु की स्वयं की कीमत। तो आपने इसको अध्ययन किया होगा कि वस्तु की स्वयं की कीमत और मांग वक्र में जो है कैसा होता है। ये वस्तु की स्वयं की कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। अर्थात इसका हमने अध्ययन किया था कि वस्तु की जो कीमत है में और मांग वक्र में विपरीत संबंध होता है। कीमत ऊपर होगी तो मांग जो है वो कम होगी, और कीमत अगर नीचे होगी तो मांग अधिक होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वस्तु की स्वयं की कीमत और मांग वक्र जो है, मांग में संबंध कैसा होता है? विपरीत कह दो चाहे ऋणात्मक कह दो, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, एक सवाल 3 नंबर का भी बन सकता है। 3 नंबर का बनेगा तो आप डायग्राम से उसको आपको स्पष्ट करना होगा, ठीक है। और ये 1 नंबर का बने, 1 नंबर का आए तो बता से डायरेक्ट पूछेंगे कि वस्तु की स्वयं की कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है। तो आपको लिखना है कि विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी और कीमत घटेगी तो मांग अधिक होगी, ठीक है। दूसरी बात हमने की थी उपभोक्ता की आय। तो उसमें भी हमने अध्ययन किया था कि उपभोक्ता की आय और मांग में कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, उपभोक्ता की आय घटेगी तो मांग घटेगी, ठीक है। यहाँ आपने लिया उपभोक्ता की आय और यहाँ मांग मात्रा लिए, तो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी और उपभोक्ता की आय घटेगी तो मांग घटेगी। तो इसमें ये डायग्राम आ था, ठीक है। तीसरा हमने लिया था अन्य वस्तुओं की कीमतें, ठीक है। अन्य वस्तुओं की कीमतें, अन्य वस्तुओं की कीमतें। अब हमने पढ़ा था कि अन्य वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। अन्य वस्तुएं को 2 टाइप में विभाजित किया जा सकता है, एक पूरक वस्तु और एक प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तु। प्रतिस्थापन कह दो या स्थानापन्न कह दो, सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न, ठीक है। तो पूरक वस्तु है जो सप्लीमेंट्री गुड्स होती है, इसका अध्ययन हमने किया था। किसे कहते हैं पूरक वस्तुएं? वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग की जाती है, अर्थात एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। एक साथ प्रयोग की जाती है, जैसे कि हमने अध्ययन किया था, जैसे चाय और शक्कर, जैसे पेन और स्याही, जैसे जूते और मोजे, ठीक है। तो ये मोटरसाइकिल और पेट्रोल, तो ये पूरक वस्तुएं हैं क्योंकि इनका साथ प्रयोग होता है, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पूरक वस्तुओं का मांग वक्र हमने पढ़ा था, कैसा होता है? कैसा होता है पूरक वस्तु का मांग वक्र? ऋणात्मक होता है, या हम कह सकते हैं विपरीत संबंध होता है। इधर हमने ली थी, जैसे हमने लिया था पूरक वस्तु का उदाहरण लिया हमने, इसमें इधर हमने लिया था शक्कर की कीमत, ठीक है। जैसे शक्कर और चाय पूरक वस्तु है, तो इधर तो हमने लिया था शक्कर की कीमत। किसी पूरक वस्तु की कीमत इधर ले लो और इधर आप जो है यहाँ ले लो आप चाय की मांग, ठीक है। तो प्रारंभ में कीमत इतनी है तो मांग इतनी है। अब अगर शक्कर की कीमत बढ़ती है, शक्कर की कीमत बढ़ती है तो चाय की मांग घटेगी, ठीक है। P से बढ़ के P1 हो जाए तो चाय की मांग Q से घट करके Q1 हो जाती है। इसी प्रकार यदि शक्कर की कीमत घटती है, P से घट के P0 हो जाए तो चाय की मांग जो है वो क्या होगी? Q से घट करके बढ़ करके Q0। तो सीधा हम कह सकते हैं कि पूरक वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कह सकते हो या विपरीत कह सकते हो। अर्थात पूरक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घटेगी, और पूरक वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, ठीक है। याद रखना है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसमें 2 टाइप से प्रश्न आ सकता है। जैसे पूरक वस्तु कहते किसको? 2 उदाहरण दीजिए।
तो पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जो एक साथ प्रयोग की जाती है या साथ साथ प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो उदाहरण दे सकते हो आप शक्कर और चाय का, मोटरसाइकिल और पेट्रोल का, जूते और मोजे का। ठीक है, ये पूरक वस्तुएं हैं। ठीक है, फिर आती है प्रतिस्थापन वस्तुएं। किसको कहते हैं? अन्य वस्तु की कीमत जो है में दूसरा टाइप है प्रतिस्थापन या स्थानापन वस्तुएं। स्थानापन का मतलब वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि स्थानापन वस्तु का जो मांग वक्र है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। जैसे हमने चाय और कॉफ़ी, उदाहरण पूछा जाए स्थानापन वस्तु की जो है उदाहरण दीजिए, कोई 3 उदाहरण दीजिए, तो क्या क्या आएगा आपके स्थानापन? चाय और कॉफ़ी। ठीक है, गेहूँ और चावल, गेहूँ चावल कहते हो या गेहूँ जो है और मक्का कहते हो। ठीक है, और पेट्रोल और डीजल, कुछ गाड़ियों में पेट्रोल और कुछ गाड़ियों में डीजल। तो ये एक दूसरे की जो स्थानापन वस्तु हैं, एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग किया जा सकता। तो स्थानापन वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक कह सकते हो या सीधा संबंध होता है। सीधा मतलब दोनों एक साथ। अर्थात जैसे इधर हमने लिया था, इधर लिए थी चाय की कीमत, चाय की कीमत, और इधर ली थी हमने कॉफ़ी की मांग। चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की क्या है? प्रतिस्थापन है, कॉफ़ी की मांग। ठीक है, तो अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि कीमत किसकी बढ़ रही है? चाय की। कल एग्जाम्पल दिया था कि दोनों माने 5-5 रुपये में आती है। चाय भी 5 रुपये का कप आता है और कॉफ़ी 5 रुपये आता है। अब चाय की कीमत 5 से बढ़ के 8 रुपये हो जाती है, तो लोगों के लिए चाय पीना महंगा हो जाएगा। इसलिए जो चाय पीने वाले हैं वो अब क्या पीने लग जाएंगे? कॉफ़ी पीने लगे। तो चाय की कीमत बढ़ने से किसकी मांग बढ़ेगी? कॉफ़ी की। ठीक है, इसी प्रकार चाय की कीमत गिर जाए, ये जो P है तो मांग वक्र है Q, चाय की कीमत बढ़ के P1 हो जाए तो मांग बढ़ करके कॉफ़ी की मांग बढ़ के Q1 हो जाए। और चाय की कीमत गिर जाए, कम हो जाए, P से घट के P0 हो जाए, तो कॉफ़ी की मांग घट करके क्या हो जाएगी? Q0। कारण कि चाय की कीमत गिरी है, इसका मतलब चाय सस्ती हो गई है। ठीक है, 5 रुपये की चाय अब 4 रुपये में आने लगी है, लेकिन ये तो महंगी है, वो तो इसकी तुलना में चाय कॉफ़ी महंगी है, इसलिए जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वो अब क्या पीने लगेंगे? चाय। इसलिए कॉफ़ी की मांग जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चाय की कीमत गिरेगी तो कॉफ़ी की मांग कम होगी, चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी। तो कैसा संबंध होता है? धनात्मक। तो 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, स्थानापन वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? धनात्मक या सीधा संबंध होता है। ठीक है, फिर मांग को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले तत्वों में हमें 3 तत्व अध्ययन कर लिया था। अब आता है चौथा, उपभोक्ता की पसंद। उपभोक्ता की पसंद, फैशन, या रुचि या अधिमान। देखिए, उपभोक्ता की पसंद और फैशन जो है, बाजार में वर्तमान में जो प्रचलित फैशन है, जैसे वर्तमान में जीन्स का प्रचलन अधिक है शादी पैंट की बजाय, तो लोग जीन्स की मांग स्वतः ही, तो जो चीज़ फैशन में आती है उसकी मांग बढ़ेगी। उपभोक्ता जिस चीज़ को पसंद करने लग जाए उस चीज़ की अचानक मांग बढ़ जाती है। ठीक है, या उपभोक्ता जिस चीज़ को चाहने लग जाए अचानक ही, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो गई, तो जो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाती है उसकी मांग घट जाती है, और जो चीज़ जिससे चीज़ वर्तमान में फैशन में आती है उसकी मांग बढ़ जाती है। तो मांग का जो सीधा प्रभाव है वो हम कह सकते हैं उपभोक्ता किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को अधिमान देता है, उस पर भी मांग का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मांग उपभोक्ता की फैशन, रुचि, अधिमान आदि से प्रभावित होता है। ठीक है, और ज़्यादा फैशन सबसे ज़्यादा प्रभावित किस चीज़ से होता है उपभोक्ता? विज्ञापनों से। जो चीज़ विज्ञापन में ज़्यादा दिखाई जाती है लोग उसको पसंद करने लगते हैं। ठीक है, वर्तमान में लेटेस्ट में जो कोई कार है,
तो पुरानी कार की बजाय लोग नई कार खरीदने लग जाए, तो फैशन। तो विज्ञापनों का प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है, ठीक है। या फिर कोई नया आविष्कार है, कोई मोटरसाइकिल है, पुरानी थी और उसके स्थान पर नए इंजन की कोई मोटरसाइकिल आ गई जो तेज़ दौड़ती है या जो अधिक एवरेज देती है, तो पुरानी मोटरसाइकिल की मांग कम होकर के नई मोटरसाइकिल जो नया आविष्कार होता है या नई चीज़ जो आती है टेक्नोलॉजी, उसकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो मांग पर चौथा जो तत्व है, जो मांग जिससे मांग प्रभावित होती है, वह है उपभोक्ता की पसंद, रुचि, फैशन या अधिमान। उपभोक्ता जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करने लगेगा उसकी मांग बढ़ जाएगी, और जो पसंद कम करेगा उसकी मांग घट जाएगी, ठीक है। उपभोक्ता वो जो चीज़ वर्तमान में लेटेस्ट फैशन में होगी उसकी मांग बढ़ जाएगी, और जो फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाएगी उसकी मांग घट जाएगी, ठीक है। उपभोक्ता रुचि या अधिमान एक ही बात हो, किसको महत्व देता है उपभोक्ता, इस चीज़ का जो है सीधा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो उपभोक्ता की पसंद, फैशन, रुचि या अधिमान का मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ नई फैशन में आएगी या नया आविष्कार होता है, विज्ञापनों से प्रभावित होकर के कोई चीज़ जो है अधिक उपभोक्ता खरीदने लगते हैं, तो इसका मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पांचवी चीज़ जो मांग को प्रभावित करती है वो है भविष्य में वस्तु की कीमत की प्रत्याशाएं। वस्तु की कीमत की प्रत्याशाएं। भविष्य में देखिए, कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता को ये लगने लगे कि भाई किसी चीज़ की मांग जो है कीमत बढ़ने लग रही है, बढ़ने वाली है। जैसे त्योहारी सीजन में हम कहते हैं कि साहब त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। या फिर गेहूँ जो हम कह सकते हैं घी है या तेल है, तो त्योहारी सीजन में उन चीज़ों की मांग बढ़ने लगती है। तो जब उपभोक्ता को लगे कि भविष्य में किसी चीज़ के बढ़ने की आशा है, जैसे अभी अगर दाल 80 रुपये किलो है और लगे कि भाई दाल 100 रुपये किलो होने वाली है, या अभी सोने के भाव अगर 5,000 रुपये है, 55,000 है या 55,000 तो तोले का भाव है, और लगे कि भाई 62,000 होने वाला है सोना, तो उपभोक्ता उसी कीमत पर मांग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अभी वर्तमान में कोई कीमत नहीं बढ़ रही है, लेकिन उससे लगे कि भाई भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा है, भविष्य में भाव बढ़ने वाले हैं, तो उपभोक्ता उसकी मांग को क्या कर देगा, बढ़ेगा, उसी कीमत पर मांग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसको कहते हैं भविष्य की प्रत्याशा। प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेड, कि भाई एक्सपेक्ट कर रहा है वो कि बढ़े कीमत बढ़ने वाली है। जैसे अभी चांदी 55,000 थी, 50,000 थी, अब 55,000 हो गई, और अब कह रहे हैं कि भाई चांदी 62,000 रुपये होने वाली है, तो अभी 55,000 पर ही चांदी की कीमत जो है मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार त्योहारी सीजन जब होता है, जब त्यौहार सीजन होता है तो उस समय तेल, घी, मिठाइयाँ, पटाखे, इन चीज़ों की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो वर्तमान में अगर किसी उपभोक्ता को ये लगे कि भाई किसी चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है, तो वर्तमान कीमत पर ही उसकी भाव, उसकी जो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उपभोक्ता को ये लगे कि भाई वर्तमान किसी कीमत के भाव कम होने वाले हैं, वर्तमान में तो उतना ही है, लेकिन किसी चीज़ के भाव कम होने वाले हैं, तो अचानक उस चीज़ की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आई। तो भविष्य में उस किसी कीमत की बढ़ने की आशा हो, तो उपभोक्ता उसी कीमत पर उस मांग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और भविष्य में बढ़ने किसी चीज़ की कीमत की घटने की आशा हो, तो वर्तमान में उसकी मांग को, उसी कीमत पर उसकी मांग को क्या कर देगा, कम कर देगा। भाई अभी आपको कहा जाए कि भाई कृष्णा घी 500 रुपये लीटर है, ठीक है, और 2 दिन बाद उसके भाव 450 रुपये लीटर होने वाले हैं, 2 दिन बाद, अभी नहीं, अभी तो 500 ही है, तो उसको उपभोक्ता को लगे कि वर्तमान भविष्य में कीमत घटने की आशा है, तो उसी भाव पर मांग को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। या लगे कि भाई 500 रुपये का जो लीटर का जो डिब्बा है वो 550 रुपये में बिकने वाला है 2 दिन बाद, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम, मांग जो है वो क्या हो जाएगी,
कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता भविष्य की आशा के आधार पर भी जो है मांग को कम या अधिक हो सकता है। अगर उपभोक्ता को लगे कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है तो उपभोक्ता वर्तमान कीमत पर ही वस्तु की मांग को क्या कर देगा, कम कर देगा। और इसके विपरीत यदि उपभोक्ता को ये लगे कि भविष्य में वस्तु की कीमत गिरने की संभावना है, यानी कम होने की संभावना है, तो उपभोक्ता उसी कीमत पर वस्तु की मांग को क्या कर देगा, घटा देगा, कम कर देगा। क्लियर है ये चीज़, पॉइंट? ठीक है। तो पांचवा तत्व है भविष्य में वस्तु की कीमत की प्रत्याशाएं। इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट करना कि भी कोई चीज़ बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है। छठा, मांग को निर्धारित करने वाला जो छठा तत्व है वो है अन्य कारक। इसमें आप मौसम भी ले सकते हो, इसमें अन्य कारकों में सब चीज़ें आ जाएगी, अन्य कारक। ठीक है। इसके अलावा ये 5 महत्वपूर्ण हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, मांग को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं। ठीक है। अन्य कारक को हम 2 तरीके से 2 भागों में रख सकते हैं अन्य कारकों को, जैसे जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार व संरचना। ठीक है। जनसंख्या का आकार, तो जनसंख्या का आकार का मतलब हो गया कि मांग सीधी सी, ये तो सीधा पॉइंट है कि जिस देश में जनसंख्या अधिक होगी उस देश में मांग भी अधिक होगी। भारत जैसे देश में, चाइना जैसे देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ मांग भी अधिक होगी। और जो छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या कम है वहाँ पर मांग कम होगी। सीधी सी बात है ना। जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ गेहूँ, चावल और सभी वस्तुओं की मांग क्या होगी, अधिक होगी। और जिस देश में जनसंख्या कम है वहाँ पर मांग भी कम होगी। इसके अलावा आकार में भी, आकार का मतलब जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा कहाँ पर है। ठीक है। किस कैटेगरी की है जनसंख्या। अब जनसंख्या वृद्धों की ज़्यादा है या युवाओं की ज़्यादा है या महिलाओं की ज़्यादा है, तो जिस देश में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ महिलाओं के जो वस्त्रों की मांग क्या होगी, अधिक होगी। जिस देश में बच्चों की जनसंख्या अधिक है वहाँ बच्चों के जो आइटम है उनकी मांग अधिक होगी, है कि नहीं। तो जनसंख्या का आकार, आकार मतलब जनसंख्या कितनी कम है या अधिक है। अधिक जनसंख्या वाले देशों में मांग भी अधिक होगी, कम जनसंख्या वाले देशों में मांग भी कम होगी। संरचना का मतलब जनसंख्या किस टाइप की है। जिस देश में युवाओं की जनसंख्या अधिक है वहाँ पर कारें, मोटरसाइकिलें, उन चीज़ों की मांग अधिक होगी। जिन देशों में वृद्धों की जनसंख्या अधिक है तो वहाँ वृद्धों से संबंधित चीज़ें अधिक। जिन देशों में जनसंख्या बच्चों की अधिक है तो वहाँ बच्चों से संबंधित आइटमों की मांग अधिक। तो जनसंख्या का आकार और संरचना भी मांग को प्रभावित करती है। तो अन्य कारकों में आ गया जनसंख्या का आकार और संरचना। ठीक है। तो युवा वाले जो जनसंख्या वाले देश हैं वहाँ कारें, मोटरसाइकिलें, इन चीज़ों की जो है संख्या बढ़ेगी। ठीक है। इस प्रकार जनसंख्या कितनी अधिक है, अधिक जनसंख्या वाले देशों की मांग अधिक होगी, कम जनसंख्या वाले देशों की मांग कम होगी। आकार किस तरह, जनसंख्या की संरचना कैसी है। युवाओं के वाले जनसंख्या देश में युवाओं से संबंधित जिनसें, कारें, मोटरसाइकिलें, इनकी मांग ज़्यादा होगी। ठीक है। तो पहला हो गया अन्य कारकों में जनसंख्या का आकार व संरचना। ठीक है। और दूसरा है अन्य कारकों में राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण, देखिए राष्ट्रीय आय का वितरण मतलब जनसंख्या, जो देश की राष्ट्रीय आय है वो किन लोगों के हाथों में है। राष्ट्रीय आय कितने लोगों के हाथों में है। जैसे हम कह रहे हैं भारत में 5% जनसंख्या जो लोग हैं उनके पास 90% आय है। टाटा, अंबानी, अडानी, ये जो बड़े ग्रुप हैं उनके पास अधिक जनसंख्या, अधिक आय है। तो राष्ट्रीय आय का वितरण का मतलब हो गया कि राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार का है। राष्ट्रीय आय का समान वितरण है, इसका मतलब जो है मांग बढ़ेगी। समान वितरण का मतलब
अगर जो देश की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय कितने लोगों के पास है, अगर 100 रुपये 100 लोगों के पास हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये देश की इनकम है और 100 लोगों के पास है वो, तो उसकी मतलब मांग अधिक होगी। और ये 100 रुपये केवल एक ही व्यक्ति के पास है, समझ में आ गई? ये 100 का नोट केवल एक ही व्यक्ति के पास है, तो एक ही व्यक्ति मांग करेगा। और ये 100 का नोट अगर 100 लोगों के पास है, यानी सबका 1-1 रुपये सबके पास है, तो निश्चित रूप से 100 लोग मांग करेंगे। क्लियर है ना? तो राष्ट्रीय आय का वितरण अगर समान है, समान मतलब राष्ट्रीय आय सारी जनसंख्या में बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो सब जनसंख्या सबके पास आय पहुंचती है, तो मांग अधिक होगी। और राष्ट्रीय आय का वितरण अगर असमान होगा, असमान वितरण का मतलब कुछ लोगों के पास ही राष्ट्रीय आय अधिक होती है, देश के करोड़पतियों की आय बढ़ती है, तो हम कहेंगे कि जो है मांग भी क्या होगी, कम होगी। जैसे गांव में 100 लोग हैं और 100 लोगों की आय बढ़ती है, 100 में से 90 लोगों की आय बढ़ती है और 10 लोगों को जो है नहीं बढ़ती है। और इसकी बजाय अगर एक व्यक्ति की आय बढ़ रही है, 99 लोगों की नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रीय आय वितरण कैसा है, असमान। और जब असमान वितरण होगा राष्ट्रीय आय का, तो जो है मांग भी क्या होगी, कम होगी। और राष्ट्रीय आय का वितरण समान होगा, मतलब राष्ट्रीय आय सभी लोगों में बटेगी, तो इसका मतलब मांग भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है? तो ये मांग के हो गए अन्य कारक। ठीक है? तो इन चीज़ों के अलावा अन्य कारकों में आप ले सकते हो जनसंख्या का आकार, जो आय का वितरण, इसके अलावा एक तत्व और ले सकते हो आप, वो है मौसम। मौसम पर का भी जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे मौसम कहते हैं सर्दियों में किसकी, ऊनी कपड़ों की मांग अधिक होगी, जबकि गर्मियों में किसकी मांग अधिक होगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडी चीज़ों की मांग अधिक होगी। तो मौसम का प्रभाव पड़ गया ना। गर्मियों में हम सर्दियों में हम जो है मूंगफली वगैरह खाते हैं, गर्म चीज़ें, तो और गर्मियों में हम जो है ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह, तो मौसम का प्रभाव मांग पर पड़ेगा। ठीक है? तो त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग अधिक होगी, तो मौसम का प्रभाव पड़ गया। तो इसका मतलब मांग पर निर्धारित करने वाले ये सारे तत्व हैं। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उसमें से 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं, और ये अन्य कारक हैं, यानी ये भी मांग को सीधा अप्रत्यक्ष रूप से मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि मांग केवल एक तत्व से प्रभावित नहीं होती है, मांग कई तत्वों से प्रभावित होती है। तो गणितीय रूप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, गणितीय रूप में इसको लिख सकते हैं डिमांड इज फंक्शन ऑफ P1, P2, P3 या Pn कर लिख सकते हो आप इसको, Pn Y T E, ये समीकरण है कि मांग, डिमांड यानी डी, यहाँ डी क्या हो गया, डी हो गया मांग, एफ क्या हो गया, फलन है, फलन, एफ का मतलब फंक्शन, फंक्शन यानी फलन है। मांग किसका फलन है? ठीक है? यहां मांग क्या होगी, यहां पर एक और शब्द लिख सकते हैं Pn, P1, P2, P3। ठीक है? तो यहां पर मांग फंक्शन है किसका, P1, Pn का मतलब वस्तु की स्वयं की कीमत, वस्तु की स्वयं की कीमत, मांग जिस सबसे ज़्यादा प्रभाव स्वयं की कीमत, ये क्या होगी, Pn। ठीक है? P1, P2, P3 ये जो शब्द हमने काम में लिया ना, या P1, P2, इसका मतलब अन्य वस्तुओं की कीमतें, अन्य वस्तुओं की
कीमत। P1 जैसे यानी पूरक वस्तु ले लो, P2 प्रतिस्थापन ले लो, तो P2, P1, P2 ये सब क्या हैं? ये हैं अन्य वस्तुओं की कीमतें। ठीक है, या Pn पहले ले लिया हमने। ठीक है, Y यानी उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। T यानी टेस्ट, उपभोक्ता की रुचि। T में सारे आ जाएंगे, उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट यानी रुचि। फैशन, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, अधिमान। T यानी टेस्ट, टेस्ट मतलब रुचि, रुचि, फैशन, अधिमान, ये T में आ जाएगा। ठीक है, E में क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड, भविष्य की प्रत्याशाएं। भविष्य में E यानी एक्सपेक्टेड, एक्सेप्ट करते हैं ना किसी चीज़ को। भविष्य में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं, कीमत प्रत्याशाएं। भविष्य में उपभोक्ता को कीमत बढ़ने की हो तो मांग बढ़ेगी, मांग घटेगी, और भविष्य में कीमत के घटने की आशा हो तो मांग बढ़ेगी। ठीक है भाई, वर्तमान में कीमत, अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो तो वर्तमान में मांग क्या होगी? बढ़ेगी। और उपभोक्ता को लगे कि भविष्य में कीमत घटने वाली है तो वर्तमान में उसी कीमत पर मांग क्या होगी? घटेगी। तो भविष्य में उपभोक्ता क्या सोचता है? कीमत प्रत्याशा मतलब भविष्य के बारे में, उस वस्तु के बारे में क्या सोचता है वो। अगर उसे लगे कि भविष्य में बढ़ेगी कीमतें तो वो वर्तमान में मांग बढ़ा देगा, और उसे लगे कि भविष्य में कीमत घटने की आशा है तो वो वर्तमान में मांग को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो ये है, इसको आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट हमने अध्ययन कर लिए, तो हम ये कह सकते हैं, आप पहले पॉइंट इसको लिख सकते हो समीकरण के रूप में कि मांग फलन है किसका? डिमांड इज फंक्शन ऑफ, मांग फलन है किसका? Pn यानी वस्तु की स्वयं की कीमत। P1, P2 क्या हो गई? अन्य वस्तुओं की कीमतें। अन्य वस्तु में आ जाएगी ना प्रतिस्थापन, पूरक वगैरह। ठीक है, और Y यानी उपभोक्ता की आय। आय को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? Y से। ठीक है, भविष्य उपभोक्ता की आय T से क्या प्रदर्शित हो रहा है? उपभोक्ता की रुचि, फैशन, अधिमान, ये सब T से प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, और E यानी एक्सपेक्टेड, उपभोक्ता क्या भविष्य में क्या आशाएं करता है। ठीक है, तो समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं डिमांड इज फंक्शन ऑफ Pn, P1, P2 डैश E Y डैश E T डैश E। ठीक है, तो डिमांड इज फंक्शन, इस आप समीकरण को याद रखोगे तो इसमें आपके सारे छहों के छहों तत्व आ जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण आपको याद रखना है, डिमांड इज फंक्शन ऑफ Pn, P1, P2 Y T E। ठीक है, तो ये हो गए मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। कल मैंने जो वीडियो डाला था उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया भाई। कल मैंने आपको कहा था ऊपर वाले तीनों तत्व जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उसका आपने कोई किसी ने वीडियो बना के नहीं भेजा या फ़ोटो खींच के नहीं भेजी है, तो रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगा, पहले कह रहा हूँ। इसलिए आज ये पूरा ये जो टॉपिक है वो पूरा हो गया, इसलिए आप इसको बना के बताना है डायग्राम से कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, पूरे जो 6 पॉइंट है पूरे के पूरे का आपको वर्णन करके बताना है। ठीक है, बिना देखे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।